आइए देखते हैं हम लोग एसएससी एमटीएस का नोटिफिकेशन। तो ये पहले आ चुका है लेकिन मैं वीडियो बहुत बाद में बना रहा हूँ। तो हम लोग देखते हैं एसएससी एमटीएस 2024। ठीक है, एमटीएस का मतलब होता है मल्टीटास्किंग स्टाफ। ये लिखा हुआ है मल्टीटास्किंग स्टाफ। ठीक है, एंड हवलदार। तो मतलब हम लोग के पास यहाँ पे दो तरीके की वैकेंसी है इस फॉर्म में। एक है मल्टीटास्किंग स्टाफ यानी कि नॉन टेक्निकल पोस्ट है, एक है हवलदार की पोस्ट जो है सीबीआईसी एंड सीबीएन डिपार्टमेंट में। तो चलिए हम लोग देखते हैं नोटिफिकेशन। सबसे पहले इसमें हम देखेंगे फॉर्म भरने की डेट। तो मेरी जो डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो स्टार्ट है 27/6/2024 से। मतलब कि 27 जून से स्टार्ट है और फॉर्म मेरा भरा जाएगा 31 जुलाई तक। तो मेरा एक महीने से ज़्यादा का टाइम है यहाँ पे। उसके बाद जो है लास्ट डेट एंड टाइम रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, तो जो लास्ट डेट है उसकी वो है 31 जुलाई। और जैसे किसी की पेमेंट नहीं हो पाती है या पेमेंट फॉर्म केवल भर लिया है, पेमेंट नहीं कर पाया, तो उसकी लास्ट डेट है पेमेंट करने की 1/8। और डेट्स ऑफ विंडो फॉर मतलब करेक्शन के लिए जो विंडो ओपन होती है पोर्टल की वो होती है 16/8 से लेके 17/8 के बीच होगी। ठीक है, तो 16 और 17 आपके पास टाइम रहेगा कि आप करेक्शन कर सको, लेकिन फॉर्म सही से देख के नोटिफिकेशन भरो जिससे कोई गलती ना हो, क्योंकि हम लोग जो करेक्शन करते हैं उसके भी चार्जेस लगते हैं, तो हमसे गलती ना हो। तो जो इसका एग्ज़ाम होगा वो होगा अक्टूबर-नवंबर में, ये टेंटेटिव डेट होती है। ठीक है, और यहाँ पे आप अगर आपको फॉर्म भरने में कोई प्रॉब्लम है तो आप इस नंबर पे कॉल करके बात कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे आपको डेट बता दी है ऑनलाइन एप्लीकेशन की 27 जून से 31 जुलाई तक। लेकिन आप कोशिश करो कि आप पहले भर लो 5-6 दिन पहले, क्योंकि लास्ट में वेबसाइट सही से चलती नहीं है। तो आप कोशिश करो कि आप 25 तारीख तक पूरा फॉर्म फिलअप कर लो। चलो देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है द स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, मतलब एसएससी का फुल फॉर्म होता है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, विल होल्ड अ कम्पिटिटिव एग्जाम रिक्रूटमेंट फॉर मल्टीटास्किंग नॉन टेक्निकल स्टाफ। ठीक है, इन पे लेवल 1 एज पर पे मैट्रिक्स ऑफ 7 पे कमीशन। ठीक है, जनरल सेंट्रल सर्विस ग्रुप सी नॉन गेस्टेड नॉन मिनिस्ट्रियल पोस्ट इन वेरियस मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट, मतलब अलग अलग मिनिस्ट्री अलग अलग डिपार्टमेंट में जो जगह होती है ऑफिस में उनके लिए है ये। और मेरे पास एक हवलदार की पोस्ट है तो उसके लिए भी फॉर्म भरे जाएंगे। तो ये 2 जगह के लिए भरा जाएगा, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स यानी कि सीबीआईसी, और एक है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक मतलब सीबीएन। ठीक है, 2 के लिए फॉर्म भरे जाएंगे। तो जो वैकेंसीज़ है मेरी एमटीएस की जो वैकेंसी है वो है 4887। ये टोटल वैकेंसी है, इसमें जनरल एससी ओबीसी सबकी अलग अलग होगी। और जो हवलदार की है वो है सीबीआईसी और सीबीएन में 3439। और बाकी ये जो रिजर्वेशन के लिए लिखा हुआ है ये एससी ओबीसी ईडब्ल्यूएस जो उनको रिजर्वेशन मिलता है वो तो मिलेगा ही, वो उन्हीं के लिए है ये। और ये मेरा पीडब्ल्यूडी के लिए दिया गया है। ठीक है, परमिसेबल डिसेबिलिटी फॉर अ पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़ पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए है। तो पोस्ट का नाम है मल्टीटास्किंग एमटीएस का नॉन टेक्निकल। तो फंक्शनल रिक्वायरमेंट है एसटी। तो देखो ये जो एस है, एसटी है, डब्ल्यू है, बीएन है, इनका मतलब क्या है वो भी देखो नीचे लिखा हुआ है। ये देखो फंक्शनल रिक्वायरमेंट ये वाले हैं, और सीटेबल कैटेगरी वाला जो है देखो S4 होता है सिटिंग, ST4 होता है स्टैंडिंग, W4 होता है वॉकिंग। तो ये सारे लिखे हुए हैं। ठीक है, तो ये वही चीज़ें हैं, ये सब शॉर्ट कर लिखे हुए हैं, इनकी फुल फॉर्म नीचे लिखी हुई है। इसी तरीके से बेंच मार्क डिसेबिलिटी के लिए ये सारी डिटेल दे रही है, जैसे बी है, एल बी है, बी माने ब्लाइंड हो गया मान लिया, तो उस तरीके से यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, ये देखो बी माने ब्लाइंड, एल बी माने लोअर विज़न, डी माने डीफ, एच माने हार्ड ऑफ हियरिंग। तो आपको जो भी प्रॉब्लम है उस तरीके का ये यहाँ पे दिया गया डिसेबिलिटीज़ के लिए।
फिर नेशनलिटी जो सिटीजनशिप होती है उसमें क्या है, अगर आप इंडियन हो, ठीक है, ये वाला ऑप्शन तो बढ़िया है, तो आप फॉर्म में नेशनलिटी अपनी इंडियन डाल दो। लेकिन अगर इंडियन के अलावा आप इनमें से किसी से हो, मैंने इससे पहले ऐसे सीजीएल का नोटिफिकेशन का फुल फॉर्म वीडियो बनाया, आप जाके वो चेक कर लेना अगर आपको कोई भी डाउट आता है, मैंने वो भी बना रखा है, उसमें भी सेम प्रॉब्लम था। अगर आप नेपाल से हो, भूटान से हो, ठीक है, या फिर इंडियन ओरिजिन से हो, ठीक है, लेकिन माइग्रेटेड हो कहीं से, जैसे पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका या कहीं से भी आप हो, तो हम उस तरीके से यहाँ पे हमको एक सर्टिफिकेट लगाना होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, ठीक है। प्रोवाइडेड दैट अ कैंडिडेट बिलोंगिंग टू कैटेगरीज बी, सी एंड डी, बी, सी और डी से अगर कोई कैटेगरी से बिलोंग करता है तो उसको एक एलिजिबिलिटी का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से इशू सर्टिफिकेट चाहिए होता है, ठीक है। आप ये भी पढ़ लो, ए कैंडिडेट इन whose case a certificate of eligibility is necessary may be admitted to the examination, but the offer of appointment will be given only after the necessary eligibility certificate has been issued to him। मतलब कि जब आप फॉर्म भरोगे तो फॉर्म भरते समय जैसे आपने नेशनलिटी इंडियन डाली तब भी ठीक है, इंडियन के अलावा इनमें से कोई है तो ऐसा नहीं कि आपको एग्ज़ाम देने को नहीं मिलेगा, आप आराम से एग्ज़ाम दो जाके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा, अपॉइंटमेंट की बारी आएगी, तब आपको ये सर्टिफिकेट ले जाना होगा कि आप यहाँ से थे पहले, अब इंडिया में रहने लगे हो, जो भी हो, ठीक है। अब देखो एज लिमिट, तो एज लिमिट देखो हमको कैसे काउंट करनी है, 1/8/2024, सेम यही प्रोसेस था सीजीएल में भी, ठीक है। तो हमको 1/8/2024 तक एज काउंट करनी है, मतलब यहाँ से हमको निकालनी है। अब देखो पहला है 18 से 25 साल एज, कैंडिडेट नॉट बॉर्न बिफोर, मतलब 2 अगस्त 1999 के अगर कोई पहले पैदा हुआ है, ठीक है, तो वो एलिजिबल नहीं है। और अगर 2006 के बाद, मतलब 1/8/2006 के बाद कोई पैदा हुआ है तो वो भी एलिजिबल नहीं है 18 से 25 साल में। उसके बाद दूसरा क्या, 18 से 27 साल, ठीक है। तो यानी कि 2/8/1997 के अगर कोई पहले पैदा हुआ है और 2006 के अगर कोई बाद पैदा हुआ है तो वो भी एलिजिबल नहीं है, ठीक है। और हवलदार की वैकेंसी जो है 2 डिपार्टमेंट के लिए, CBSIC एंड CBN डिपार्टमेंट, ठीक है। तो हमें पता चल गया 18 से 25 साल है और 18 से 27 साल है एज। अब देखो जो कैटेगरी में रिलैक्सेशन मिलता है वो देखो वो तो सभी को पता होगा, SC/ST को 5 साल मिलता है, ठीक है, OBC को 3 साल मिलता है, PWG जो अनरिजर्व्ड कैटेगरी होते हैं मतलब हैंडीकैप वाले, तो उनको 10 साल मिलता है। और उसी में अगर OBC है, OBC को ऑलरेडी 3 साल का मिलता है, तो 10 साल में 3 साल और जोड़ दो तो 13 साल। SC/ST को वैसे ही 5 साल मिलता है और 10 साल जनरल। PWD को तो ये मिल गया 15 साल। एक सर्विसमैन का भी यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो बाकी यहाँ पे सारे लिखे हुए हैं, आप चेक कर सकते हो। जैसे यहाँ पे कोई विडो है या फिर डिवोर्स वुमेन अगर डिवोर्स वगैरह हुआ है, ठीक है, और वो दोबारा मैरिड नहीं हुई है तो उसके लिए ये एज है, ठीक है। और अगर SC/ST यही सेम चीज़ हो चुकी है और SC/ST है लड़की तो 5 साल और मिल जाएगा, 40 साल हो जाएगा। इस तरीके सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय को अप टू 45 एज है। तो ये आप अपने हिसाब से आप जिस भी एलिजिबिलिटी में आते हो वो चेक कर सकते हो। अब देखो यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, डेट ऑफ बर्थ फिल्ड बाय द कैंडिडेट इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म एंड द सेम रिकॉर्डेड इन द मैट्रिकुलेशन। मतलब कि डेट ऑफ बर्थ जो आप फॉर्म में भर रहे हो, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ आप जो भी फॉर्म में भर रहे हो वही सेम डेट ऑफ बर्थ मैट्रिकुलेशन आपका 10th में होनी चाहिए, 10th 12th में, ठीक है। अगर मिसमैच हुआ तो आप रिजेक्ट हो जाएंगे, इसलिए अगर आप फॉर्म सही से भरो, अगर गलती है तो उसे सही करा लो, ठीक है। अभी तो एग्ज़ाम वगैरह देना है तो टाइम लगेगा, तो अभी टाइम है, आप सही करा सकते हो अगर कोई भी गलती है तो। वैसे सारे डॉक्यूमेंट अपने सही करा के रखो, अगर गवर्नमेंट की तैयारी कर रहे हो तो एक भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। आपके नाम की स्पेलिंग में, पिताजी के नाम की स्पेलिंग, माताजी का नाम, ठीक है, एड्रेस, कुछ भी। ये सारा दिया हुआ है एक्स सर्विसमैन के लिए। ये भी एक इम्पॉर्टेंट है पॉइंट, एज रिलैक्सेशन ESM रिजर्वेशन इज नॉट एडमिसेबल टू सन्स, डॉटर एंड डिपेंड्स। मतलब जो एक सर्विस मैन है उनके सन, डॉटर और जो भी उनके ऊपर डिपेंडेंट है उनको ये नहीं मिलेगा,
ठीक है, ये केवल एक्स सर्विसमैन के लिए होता है, एक्स सर्विसमैन वाला कोटा। ये अगर उनका कोई बेटा बेटी कोई भी फॉर्म भर रहा है तो वो ईएसएम वाला ऑप्शन नहीं सेलेक्ट कर सकता है, वो नॉर्मली फॉर्म भरेगा फिर। ठीक है, तो आपको कैटेगरी ये लिखा हुआ है, सच कैंडिडेट शुड नॉट इंडिकेट देयर कैटेगरी एज एक्स सर्विसमैन, मतलब कि अगर आप खुद एक्स सर्विसमैन हो तो आप फॉर्म भर सकते हो, लेकिन अगर एक्स सर्विसमैन का कोई बेटा बेटी कुछ कोई भी फॉर्म भर रहा है तो वो कैटेगरी में एक्स सर्विसमैन नहीं सेलेक्ट कर सकता है। ठीक है, ये रिजेक्शन वगैरह के लिखे हैं आपके जो भी डॉक्यूमेंट हो, जैसे एससी ओबीसी एसटी पीडब्ल्यूडी ये सब, तो जो उन्होंने रूल दिया गया है कि इस डेट के पहले का होना चाहिए, इस डेट के बाद का सर्टिफिकेट बना होना चाहिए, तो वो क्राइटेरिया आप बनवा लो। नहीं तो क्या होगा, मान लिया आपने फॉर्म भर दिया, फॉर्म तो मान लिया सही हो जाएगा, लेकिन जब आपका सिलेक्शन हो गया तब आप डीबी कराने जाओगे तो आप बाहर हो जाओगे। ये आपका स्क्राइब कैंडिडेट के लिए है, जो पीडब्ल्यूडी वाले होते हैं ये उनके लिए लिखा हुआ है। ठीक है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है इस पोस्ट के लिए, द कैंडिडेट मस्ट हैव पास मैट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन, मतलब 10th पास होने चाहिए, और इक्विवेलेंट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज बोर्ड एज ऑन बिफोर कट ऑफ डेट। ठीक है, तो आपको 10th पास होना चाहिए, ये याद रखो। अब देखो हमको अप्लाई कैसे करना है, सबसे पहली बात तो OTR हमको भरना है। ठीक है, OTR मतलब वन टाइम रजिस्ट्रेशन। ठीक है, ये वो भी न्यू वेबसाइट पे बनना है। इसकी दो वेबसाइटें, एक पहले चलती थी, एक अब चल रही है। ये जो ssc.nic.in है ये मेरी पहली की वेबसाइट है। ठीक है, और ये जो ssc.government.in है ये अभी न्यू वेबसाइट है। तो हमें ssc.gov.in पे जाके OTR फिल करना है। ठीक है, OTR का मतलब होता है वन टाइम रजिस्ट्रेशन। अगर आपने नहीं भरा है तो जाके भर लो, और भरा है तो आपके पास ID पासवर्ड होगा, उससे आप डायरेक्ट जाके फॉर्म भर सकते हो। अब देखो यहाँ पे फॉर अप्लाइंग द कैंडिडेट इज नॉट रिक्वायर्ड टू हैव ए प्री एग्जिस्टिंग फोटोग्राफ, मतलब कि देखो आपको कोई भी पहले से खींची हुई फ़ोटो नहीं लगानी है। कि आपने फ़ोटो जैसे हम लोग पहले खिंचवा लेते थे, कभी फ़ोटो के नीचे नाम डेट लिखी होती थी, कभी डेट ऑफ बर्थ लिखी होती थी, या 3 महीने पुरानी फ़ोटो नहीं होनी चाहिए, ये सब होता था। अब ऐसा नहीं है, अब आप जब फॉर्म भरोगे तो उसी समय आपको फ़ोटो अपनी क्लिक करनी है कैमरे से ही। तो वही सब क्राइटेरिया यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, आप मोबाइल से या फिर अपने कंप्यूटर से फ़ोटो खींच सकते हो, वहाँ पे दोनों ऑप्शन दिए होते हैं। तो देखो फ़ोटो के लिए हमको क्या करना है, फाइंड ए प्लेस विद गुड लाइट, मतलब लाइट अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, प्लेन बैकग्राउंड होना चाहिए एकदम। उसके बाद मतलब उन्होंने कोई कलर वगैरह नहीं बोला है कि ब्लैक कलर हो वाइट कलर हो, अब एक प्लेन बैकग्राउंड होना चाहिए नॉर्मल। ठीक है, और लाइट अच्छी होनी चाहिए। इंश्योर द कैमरा इज़ एट आई लेवल बिफोर टेकिंग द फ़ोटो, मतलब कि कैमरे को ही देख रहे हो आप, ऐसी फ़ोटो आपको लेनी है। पोजीशन कैमरे की तरफ देख रहे हो और सीधे बैठे हो, शोल्डर वगैरह सही से करके। अब देखो इंश्योर दैट द हिज फेस इज़ फुली इनसाइड द रेक्टेंगल। हाँ देखो, एक ये जब फिल करोगे तो फ़ोटो में ये बना होता है, ठीक है, रेक्टेंगल टाइप का। जब आप फ़ोटो क्लिक करने वाले ऑप्शन पे जाओगे तो देखो इस तरीके का रेक्टेंगल रेड कलर का बन के आएगा। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमारा फेस शोल्डर जो भी आपको उसमें दिखाना है वो उस रेक्टेंगल के अंदर होना चाहिए। ठीक है, जैसे ये है और इसके अंदर ये हल्का हल्का रेक्टेंगल टाइप का बना आएगा। तो हमको फ़ोटो इस पूरे के अंदर नहीं करनी है, ये रेक्टेंगल के अंदर करनी है, क्योंकि इतनी फ़ोटो उसमें शो होगी, तो ये चीज़ याद रखनी है। ठीक है, और कैंडिडेट को देखो कैप नहीं पहननी चाहिए, मास्क नहीं, ग्लास स्पेक्टिकल, मतलब हेडफोन ईयरफोन। फ़ोटो जब आप क्लिक करोगे तो इनमें से कुछ भी नहीं पहनना चाहिए। जैसे पहले फॉर्म भरते थे तो क्या होता था, जो लोग चश्मा लगाते हैं वो उनकी मर्जी रहती थी कि चश्मा लगा के फ़ोटो खिंचवा सकते हैं, नहीं भी खिंचवा सकते हैं। तब ये लिखा रहता था कि सन ग्लासेज आपको नहीं पहनने चाहिए। ठीक है,
लेकिन यहाँ पे उन्होंने दे रखा है कि कैप नहीं पहनोगे, मास्क नहीं पहनोगे, ग्लासेज या स्पेक्टिकल नहीं पहनोगे। मतलब कि आप चाहे सन ग्लासेज पहन रहे हो चाहे स्पेक्टिकल आपको पहनने नहीं है, तो आप क्या करो, उतार के अपना फ़ोटो क्लिक कर लो, कोई दिक्कत नहीं है उससे, ठीक है। ये सब लिखा हुआ है, ये आप एक बार पढ़ लेना। ये फ़ोटोग्राफ के बारे में, ये कुछ ज़्यादा खास नहीं है दोनों। हाँ, ये सबसे इम्पोर्टेंट आजकल ये चल रहा है सिग्नेचर वाला, क्योंकि बहुत से बच्चों के सिग्नेचर सही से नहीं हो पा रहे हैं। सिग्नेचर के लिए हमको क्या करना है, स्कैन करने हैं सिग्नेचर जेपीजी फॉर्मेट में, ठीक है। यानी कि मेरा फॉर्मेट कैसा होना चाहिए, जेपीईजी या फिर जेपीजी। देखो मेरा जो फॉर्मेट होगा जेपीईजी या फिर जेपीजी में होना चाहिए, और 10 से 20 केबी का होना चाहिए, ठीक है। उसका जो डायमेंसन है वो 6 सेंटीमीटर होना चाहिए, 6x2, ठीक है। तो ये चीज़ें हमको याद रखनी है। अगर इस तरीके की फ़ोटो नहीं होगी तो फॉर्म आपका रिजेक्ट हो सकता है। और ये लास्ट डेट देखो उन्होंने बार बार मेंशन करी है, तो लास्ट डेट ज़रूर याद रखनी है। हाँ देखो, जब आप ऑनलाइन सबमिशन मतलब फाइनल सबमिट करोगे उसके पहले एक प्रीव्यू कर लेना कि आपने फॉर्म सही से भरा है कि नहीं, ठीक है। फ़ोटो सही से लगी है कि नहीं, सिग्नेचर सही से है नहीं, ये चीज़ ज़रूर देख लेना। और फीस कितनी है इसकी, 100 रुपीज़ लगेगी, ठीक है। जो वोमेन कैंडिडेट हैं या फिर जो किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनका जो फ़ी वाला होता है उसी तरीके से नहीं लगेगी, या लगेगी जो भी हो, ठीक है। फ़ीस ऑनलाइन पे होगी, आप पे कर सकते हो ऑनलाइन पेमेंट मोड्स, भीम यूपीआई से या फिर नेट बैंकिंग बाय यूजिंग वीज़ा, मास्टर कार्ड, मेस्ट्रो, रुपे कार्ड, ठीक है। ऑनलाइन फ़ी की लास्ट डेट है 1/8/2024, तब तक आपको कर लेनी है, ठीक है। अब देखो जैसे बहुत से कैंडिडेट होते हैं लास्ट डेट पे फॉर्म फिल करते हैं तो वो पेमेंट करते हैं। अब पेमेंट क्या होती है, फंस जाती है या पेमेंट नहीं होती है, एसएससी तक नहीं पहुंचती है, ठीक है। और कैंडिडेट का इनकम्प्लीट दिखाता है, 3-4 दिन बाद क्या होता है उसको पता चलता है कि अरे मेरा तो इनकम्प्लीट है, हुआ ही नहीं है। तो आप इस तरीके के चक्कर ना हो आपके साथ, आप पहले से फॉर्म भर लो, ठीक है। क्योंकि अगर सर्वर के चक्कर में आपका ज़रा सी पेमेंट लटक गई या फिर कुछ भी हो गया तो वो इनकम्प्लीट दिखाएगा, और जब तक ये फॉर्म आपका कंप्लीट नहीं होगा तब तक वो रिजेक्ट माना जाएगा, ठीक है। तो ये इनकम्प्लीट नहीं दिखाना चाहिए। और फीस रिफंड नहीं होगी अगर एक बार पे हो गई है। तो ये आपको ज़रूर याद रखना है, अगर फ़ीस एक बार पे हो गई है, ठीक है, तो कुछ भी हो जाए वो वापस नहीं होगी, सिंपल सी बात है। और ये विंडोज़ फॉर एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन, देखो फॉर्म करेक्शन के लिए 16/8 से लेके 17/8 के बीच में आप करेक्शन कर सकते हो, ठीक है। तो मैंने इस पर रेड वाला हाईलाइट कर दिया है केवल। तो आप लोग, मैंने सीजल वाला जो नोटिफिकेशन करा था आप लोग जाके उसको देख सकते हो, उसमें मैंने पूरा डिटेल में इसके बारे में बताया है। लेकिन मैं यहाँ पे केवल ओवरव्यू दे देता हूँ इस नोटिफिकेशन में, कुछ खास नहीं है। देखो 2 दिन आपको मिलेंगे करेक्शन करने के लिए, तो जो डेट है उस पर आप करेक्शन कर सकते हो। लेकिन ये बात याद रखना, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, जब आप करेक्शन करोगे तो जो पहली बार करेक्शन करोगे तो आपका 200 रुपये चार्ज पड़ेगा, ठीक है। और जो दूसरी बार करेक्शन करोगे तो 500 रुपये पड़ेगा। तो आप 2 बार करेक्शन कर सकते हो, 2 दिन का टाइम मिलेगा। और अगर पहली बार करेक्शन करोगे तो 500 रुपये पड़ेंगे, और दूसरी बार करेक्शन करोगे पहली बार करेक्शन करोगे तो 200 रुपये पड़ेंगे, दूसरी बार करेक्शन करोगे तो 500 रुपये पड़ेंगे। तो ये चीज़ ध्यान रखना। तो इसलिए फॉर्म जो है सही से पढ़ के नोटिफिकेशन तब पूरा फॉर्म भरो जिसमें कोई गलती ना हो। अगर गलती होती भी है तो आप अगर पहली बार जो करेक्शन करोगे ना उसी में एकदम सही से भर दो, तो 200 रुपये आपके लगेंगे। अब पता चला आपने वो भर दिया, उसके बाद फिर सोचो अभी भी गलत हो गया तो 500 रुपये और लगेंगे। तो जितने का फॉर्म नहीं उससे ज़्यादा तो करेक्शन में लग जाएगा, 700 रुपये, ठीक है। और पेमेंट वगैरह जो करेक्शन करोगे उसके जो चार्जेस होंगे वो आपको ऑनलाइन ही करने होंगे, ठीक है।
तो ये सारी चीज़ें, अब ये देखो ये सेंटर्स हैं, ठीक है। यहाँ पे एग्जामिनेशन सेंटर और कोड दिया गया है, यहाँ पे उसका रीज़न दिया गया है और स्टेट दिया गया है, जो भी स्टेट है यहाँ पे एड्रेस दिया गया है, उस रीजन का जो हेड ऑफिस है उसका दिया गया है। अब देखो CR का मतलब होता है सेंट्रल रीजन, इसके अंदर आते हैं बिहार और उत्तर प्रदेश। अब देखो बिहार और उत्तर प्रदेश में जिन जगह पे सेंटर है, जैसे मेरा गोरखपुर है, झांसी है, कानपुर है, लखनऊ है, मेरठ है, प्रयागराज है, ठीक है, सीतापुर है, ये सब यूपी के आ गया। उसके बाद देखो पटना है आपका, ठीक है, भागलपुर है, गया है, तो इन सब में भी आपके सेंटर हैं। तो ये आपके यूपी के सेंटर हो गए, यूपी और बिहार के। तो ये आता है सेंट्रल रीजन में। तो जब आप भरोगे ना फॉर्म तो आपको ऑप्शन देगा, जैसे मान लिया आपने भर दिया CR रीजन, तो CR रीजन में वो पूछेगा कि कौन सी स्टेट है, उत्तर प्रदेश है कि बिहार है। तो मान लिया आपने उत्तर प्रदेश डाल दिया, अब उत्तर प्रदेश के अंदर आपको वो 3 ऑप्शन दे देगा कि आप 3 भर सकते हो, ठीक है, 3 सेंटर। जैसे आपने एक भर दिया लखनऊ, एक भर दिया कानपुर, एक भर दिया झांसी, ठीक है। तो आप जो प्रेफरेंस दोगे, जैसे आपने पहले लखनऊ भरा तो कोशिश यही रहेगी कि आपको लखनऊ मिल जाए, ठीक है। अगर वो भर गया होगा तो आपको कानपुर मिलेगा, कानपुर नहीं मिलेगा तो झांसी। तो ये चीज़ याद रखनी है, ठीक है, तो ध्यान से रखना। और हाँ, ये कोई ना सोचे कि जैसे आपने सेंट्रल रीजन भर दिया है, ठीक है, तो आप अगर यूपी या बिहार में जाओगे तो आप ये नहीं कर सकते हो कि हम यूपी के 2 सेंटर डाल दें और बिहार के 2 सेंटर डाल दें, ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते हो, ठीक है। जैसे आपने यूपी सेलेक्ट करा तो यूपी के ही 3 सेंटर डालोगे, तो ये चीज़ ध्यान रखना। और आप देखो उसमें नोटिफिकेशन में टेंटेटिव डेट तो एग्ज़ाम की ऑलरेडी दी गई है, आपको खुद पता होगा कि आप उस समय कहाँ पे होगे, कहाँ का सेंटर आपको डालना चाहिए, तो वो सब सोच के सेंटर डालो, ठीक है। ये ईस्टर्न रीजन दिया हुआ है, ये KKR रीजन है, ठीक है, कर्नाटका केरल रीजन, फिर मध्य प्रदेश रीजन है। तो आप ये सब अपने हिसाब से देख लो जो आपका मतलब हो सेंटर वाला, इसमें कोई बताने वाली चीज़ नहीं है, ठीक है। मेन जो बताने वाला था कि आपको 3 सेंटर सेलेक्ट करने हैं, तो वो मैंने बता दिया, देखो दिया गया है। अ कैंडिडेट हैज़ टू गिव ऑप्शन फॉर 3 सेंटर, देखो 3 सेंटर हैं इन द ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी, तो आप प्रायोरिटी 1 2 3 डालोगे विद इन द सेम रीजन, मतलब वही रीजन होना चाहिए। जैसे आपने उत्तर प्रदेश में 3 सेंटर सेलेक्ट कर रहे तो उत्तरी प्रदेश में कर सकते हो, यानी कि उत्तर प्रदेश के 2 कर लो और एक बिहार का कर लो, ठीक है। नो रिक्वेस्ट फॉर चेंज ऑफ सेंटर विल बी कंसिडर्ड लेटर अंडर एनी सर्कमस्टांस, तो आप सेंटर एक ही बार भर सकते हो, बार बार चेंज नहीं कर सकते हो, ठीक है। इसलिए सावधानी से सेलेक्ट करके तब भरो फॉर्म। अब बाकी ये सब देखना हो तो देख लो, वैसे कुछ खास चीज़ें नहीं है। ये पूरी PDF जो हाईलाइट हुई है या मैंने जो भी लिखा है मैं पूरी अपलोड कर दूंगा अपने वीडियो के नीचे, आप जाके आराम से ओपन करके ये पूरी PDF देख सकते हो। मैंने बनाई नहीं है, जो नोटिफिकेशन में आई है वही PDF है, ये मैंने वही पूरी उठाई है। इसमें ना तो मैंने कोई करेक्शन कराया ना कुछ भी, जो उन्होंने भेजा है SSC ने वही है ये पूरी। अब देखो फॉर द पोज MTS एग्जामिनेशन कंसिडर कंप्यूटर बेस्ड CBT फॉर एंड फॉर द पोज एग्जामिनेशन CBE, ठीक है। एंड अब देखो यहाँ पे क्या है, MTS है उसके लिए पेपर है, और जो हवलदार वाला है उसके लिए पेपर है, उसके बाद एक PT का टेस्ट होगा, ठीक है। फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट बोल सकते हो, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट बोल सकते हो, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, कुछ भी बोल सकते हो। दूसरा ऑप्शन है द कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन विल कंसिडर ये हिंदी इंग्लिश एंड इन 13 रीजनल लैंग्वेज, मतलब कि जो पेपर होगा वो 13 रीजनल लैंग्वेज में होगा। तो आप जो चाहो ये सारी लिखी हुई है, हिंदी इंग्लिश के अलावा जो भी है सारी 13 की 13 लिखी हुई है, ठीक है। जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा उसका देख लो क्या क्या है। देखो कंप्यूटर जो टेस्ट होगा उसमें सेशन 1 होगा, सेशन 2 होगा। सेशन 1 में आएगा मैथ और रीजनिंग, ठीक है। 20-20 क्वेश्चन होंगे और हर क्वेश्चन 3 नंबर का होगा, तो 60-60 नंबर के हो गए, ठीक है। 45 मिनट मिलेगा इसके लिए, ठीक है। सेशन 1 के लिए 45 मिनट है, सेशन 2 के लिए 45 मिनट है। सेशन 2 में आएगा जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश लैंग्वेज, तो इंग्लिश और GA आएगी। इसके भी 25 क्वेश्चन है, इसके 25 क्वेश्चन है, 3-3 नंबर का है, 25 है 75। तो ये मेरा हो गया 60 दूना 120 और 75 दूना 150, मतलब 270 नंबर के आसपास हुआ जाके, ठीक है। तो इसमें मेरिट बनेगी। और तो हमें पता चल गया सेशन 1 और सेशन 2 दोनों 45-45 मिनट के होंगे, मतलब कि 40 दूना 80 90, मतलब 1.5 घंटे पेपर है, ठीक है। उसके बाद
इसमें आएगा मैथ, रीजनिंग, तो 20-20 क्वेश्चन 60-60 नंबर के। जीए और इंग्लिश 25-25 क्वेश्चन, यानी कि 50 क्वेश्चन आएंगे इन दोनों के मिला के। इन दोनों के मिला के 40 क्वेश्चन आएंगे, इन दोनों के मिला के 50 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, हर क्वेश्चन 3 नंबर का है, तो 40 तिहाई 120 और 50 तिहाई 150, तो उस हिसाब से आपको याद रखना है। जो मैंने अभी बोल के बताया है कि सेशन 1 में इतना टाइम मिलेगा, वही सब यहाँ पे ये सब लिखा हुआ है। ठीक है, ये सब वही चीज़ें लिखी हुई हैं जो मैंने अभी बोल के बताई हैं। ये भी वही लिखा हुआ है। देखो सेशन 1 में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, मतलब कि मैथ और रीजनिंग वाले में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। और जो सेशन 2 है उसमें नेगेटिव मार्किंग है 1 नंबर की। ठीक है, यानी कि 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। ठीक है, सेशन सेकंड में। ठीक, ठीक है, और नॉर्मलाइज स्कोर लिया जाएगा, जो भी उनका आयोग का फॉर्मूला होता है, उनके बता रहे हैं इस वाले नोटिस में जाके लिखा हुआ है फॉर्मूला, उसके द्वारा नॉर्मलाइजेशन होगा। अब देखो, जैसे आपको मान लिया आपने फॉर्म भर दिया, सब पेपर हो गया आपका, लेकिन आपको कुछ प्रॉब्लम है। मान लिया आपने एक, आपका देखो टाइम है, आपने एग्ज़ाम दिया, उसके एक टाइम पीरियड बाद एक आपका आंसर की आ जाएगी, एक लिमिटेड टाइम के लिए, जैसे 4 दिन के लिए आई, तो आप उसको, उसके बीच आपको डाउनलोड करके अपने आंसर चेक कर लेने। अगर आपको लगता है कि कोई आंसर, आपको लगता है कि आपने सही करा है लेकिन उसमें गलत दिया हुआ, क्वेश्चन ही गलत आया है, तो आप वहाँ पे 100 रुपये पर क्वेश्चन के हिसाब से पेमेंट करके उसके लिए पूछ सकते हो। ठीक है, लेकिन ये नॉन रिफंडेबल है। अब देखो भैया सिलेबस क्या होता है। ठीक है, मैथ में देखो न्यूमेरिकल एबिलिटी, मैथमेटिकल एबिलिटी है। ठीक है, ये सारे चैप्टर आएंगे आपके। उसके बाद रीजनिंग में भी सारे दिए हुए हैं। जीए में दिया हुआ है सिलेबस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, आर्ट, कल्चर, सिविक्स, इकोनॉमिक्स, जनरल साइंस, एनवायरनमेंट, तो ये 10th लेवल की आएगी। इस तरीके इंग्लिश में भी देखो सिनोनिमस, एंटोनिमस, वोकैब, ग्रामर, सब कुछ आएगा आपका। तो आपको ये एक बार सिलेबस सही से विजिट कर लेना है, देख लेना है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है बता, तो मुझको बताइएगा, मैं एक वीडियो सिलेबस के लिए अलग से बना दूंगा। ठीक है, और उसके बाद है पीटी जो टेस्ट होगा हवलदार वाली पोस्ट के लिए, इन दो हवलदार ऑफ सीबीआईसी सीबीएन, तो उसके लिए क्या है, वॉकिंग है। ठीक है, मेल के लिए 1600 मीटर है 15 मिनट में, और फीमेल के लिए है 1 किलोमीटर 20 मिनट में। तो ये केवल हवलदार वाली पोस्ट के लिए, एमटीएस वाली पोस्ट के लिए ये चीज़ नहीं है, उसमें केवल पेपर है। ठीक है, और ये मिनिमम स्टैंडर्ड दिया गया हवलदारी वाली पोस्ट के लिए, मेल के लिए 157.5 हाइट होनी चाहिए। ठीक है, और ये एसटी वगैरह जो होते हैं उनके लिए 5 सेंटीमीटर की मतलब छूट है। और यहाँ पे चेस्ट होना चाहिए नॉर्मल का 81 सेंटीमीटर, मतलब कि अगर आप मेल हो तो आपकी हाइट 157.5 होनी चाहिए और चेस्ट आपका 81 होना चाहिए, और फीमेल हो तो 152 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए और वेट होना चाहिए 48 किलो। ठीक है, और एससी और उनके लिए छूट है, यहाँ पे देखो 5 सेंटीमीटर की छूट है, यहाँ पे 5 सेंटीमीटर की मतलब छूट है इसमें भी, और इसमें 2.5 की छूट है, 2.5 सेंटीमीटर, यहाँ पे 2 किलोग्राम की छूट है। ये सब आप चाहो तो देख लेना, मैंने वैसे मेंशन नहीं करा क्योंकि मुझे इतना इम्पोर्टेंट नहीं लगी जो चीज़ें। ये फॉर्म वगैरह के लिए ये है, डीवी वगैरह के लिए है, तो डीवी का भी तो कोई काम ही नहीं, पहले तो फॉर्म भरना है, पेपर निकालना है। देखो ये हमको पता है सेशन 1 से सेशन 2 में होगा पेपर, मैथ रीडिंग एक साथ आएगी, इंग्लिश और जीए एक साथ आएगी, तो हमें क्या है 30% होने चाहिए जनरल वालों के लिए मिनिमम। मतलब कट ऑफ तो देखो बहुत जाती है, कट ऑफ तो 70%, 80%, 90% जाती है, लेकिन 30% उन्होंने मिनिमम क्राइटेरिया दे दिया गया है कि इससे ऊपर ही लाने हैं आपको, इससे कम नहीं लाने। इससे कम में आप फिर बेकार हो, फिर सिलेक्शन नहीं होगा, इससे ऊपर ही चाहिए। अब कितना ऊपर चला जाए वो कट ऑफ के ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ पे एक एक बार देख लेना, मैंने इसीलिए उसको कर दिया है, बाकी जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो मैं बता दे रहा हूँ।
ठीक है, यहाँ पे कोई भी वेटिंग लिस्ट वगैरह नहीं होती, ये चीज़ याद रखनी है। हाँ, अगर देखो दो लोगों के नंबर टाई हो जाते हैं तो कि देखो क्या होता है, पहला होता है जीए के मार्क देखे जाएंगे, ठीक है, उसमें से किसके कम है किसके ज़्यादा है। अगर उसमें भी दोनों के सेम आ गए तो सेशन 1 के जो मार्क हैं वो देखे जाएंगे, ठीक है, नॉर्मलाइज होके। वो भी सेम आ रहे हैं तो डेट ऑफ बर्थ देखी जाएगी। डेट ऑफ बर्थ भी सेम है तो अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर देखा जाएगा नाम का, ठीक है। देखो जो जो बहुत ज़्यादा बुद्धिमान वाले होते हैं, जो नकल करते हैं या फिर कुछ लेके जाते हैं, जुगाड़ वाले होते हैं, तो उनके लिए सब दिया हुआ है। अगर पकड़े गए या कुछ भी पता चला तो ये सारे कितने साल के लिए हो जाएगा, पेपर नहीं दे पाओगे या कभी नहीं दे पाओगे, तो वो सारा लिखा हुआ है, अपना पढ़ लेना। जो सही लोग हैं उनको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो गलत है वो पूरा ये पढ़ के सही से जाएं। ये सारा लिखा हुआ है बढ़िया से, कोर्ट्स ज्यूरिडिक्शन लिखा हुआ है, सारा डिस्क्वालिफिकेशन लिखा हुआ है, सब कुछ लिखा हुआ है। तो जो पेपर में अगल बगल बतियाते हैं, पूछते हैं या कुछ चिट वगैरह ले जाते हैं तो अपना एक बार पढ़ ले, काम आ जाएगा। अगर पकड़े गए तो पहले पता चल जाएगा कितने टाइम के लिए बैन हो जाओगे, ठीक है। अब देखो एप्लीकेशन में हमको फ़ोटो वगैरह ब्लर नहीं होनी चाहिए, सबसे पहली चीज़ है। दूसरा ये मैंने जो क्राइटेरिया है मैंने सारा बता दिया है कि फ़ोटो आप प्लेन बैकग्राउंड में लेनी है, ये सब मैंने देखो पहले बता दिया है, ठीक है। ये आपको देखने की ज़रूरत नहीं है, आप चाहो तो मैंने मेंशन कर दिया है, लेकिन देखो फ़ोटो के लिए मैंने बताया 10 से 20 KB होना चाहिए, जेपीजी या फिर जेपीजी फॉर्मेट होना चाहिए, 6:2 हाइट होनी चाहिए, ठीक है। और अपना मतलब मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस सब एकदम करेक्ट डालना है। सब लिखा हुआ है, लेकिन जो मतलब मेन था वो मैंने बता दिया है। ये टोल फ्री नंबर लिखे हुए हैं, ये मेन हेड ऑफिस का लिखा हुआ है। आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो कॉल कर सकते हो। अगर आप अपने रीजन में ही करना चाहते हो, जैसे सेंट्रल रीजन है यूपी बिहार का या फिर ईआर रीजन है, तो ये देखो इलाहाबाद यूपी का दिया हुआ है, कलकत्ता का दिया हुआ है, बेंगलोर का दिया हुआ है। तो अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है तो आप कॉल करके बात कर सकते हो। ये सारा जो ये है ये सब काम आएगा आपके डीवी के समय, ठीक है। इनमें से आप जिस के लिए एलिजिबल हो गए वो आप ले जा सकते हो। जैसे ये लिखा हुआ है, ये बीच बीच में लिखा भी हुआ था कि ये वाले की वजह से हमने ये लिखा हुआ है, तो ये याद रखना है, ठीक है। और ये लिखा हुआ है OTR वगैरह का, ठीक है। हाँ, OTR का फॉर्म कैसे फिल करना है, क्या क्या मतलब ज़रूरत है, वो आप देख सकते हो कि हमें क्या क्या ज़रूरत होता है। मोबाइल नंबर चाहिए, ईमेल आईडी चाहिए, आधार नंबर चाहिए, ठीक है। और इनमें से कुछ हो तो अच्छी बात है। 10th का रोल नंबर चाहिए, मतलब सब कुछ चाहिए। अगर डिसेबिलिटी वगैरह है या SC सर्टिफिकेट है तो उसका नंबर चाहिए। फिर OTR क्रिएट कर लोगे। OTR में देखो 4 चीज़ें हैं, एक है पर्सनल डिटेल डालनी है, फिर पासवर्ड क्रिएट करना है, फिर एडिशनल डिटेल डालनी है, फिर डिक्लेरेशन करना है। जब ये OTR हो जाएगा तो आपको एक ID पासवर्ड मिलेगा, उससे लॉगिन करके तब आप अप्लाई में जाके अप्लाई कर सकते हो किसी भी फॉर्म को, ठीक है। सारे डॉक्यूमेंट और सबकी लिस्ट दे रखी है, आप जाके सही से देख लो। बाकी मैं एक फॉर्म भरने का डेमो दिखा दूंगा भर के, ठीक है। ये देखो, अब पहली बात तो नोटिफिकेशन इतना अच्छा होता है ना, अगर कोई सही से नोटिफिकेशन देखे तो उसको वीडियो और ये सब देखने की ज़रूरत ही नहीं है। समय लगता है वीडियो मतलब नोटिफिकेशन देखने में, लेकिन कोई ऐसी खास दिक्कत नहीं है। देखो उन्होंने एक एक स्टेप बना के खुद लिखा है, ये देखो, ये इसीलिए बनाया जाता है कि प्रॉब्लम ना हो स्टूडेंट को, ठीक है। जब आप सब फिल कर लोगे तो देखो आपको यूज़र नेम और पासवर्ड मिल जाएगा जब आप OTR कर लोगे। यहाँ से लॉगिन करोगे जब आप, तो आप जाके आराम से अपना फॉर्म फिल कर सकते हो, ठीक है। ये देखो सारी डिटेल भर सकते हो यहाँ पे। देखो उन्होंने पूरा फॉर्म खुद ही फिल करके एक एक चीज़ एक एक स्टेप बता दिया है, ठीक है। इससे ज़्यादा डिटेल में तो वीडियो में भी आदमी नहीं बताएगा, ठीक है। ये सारा लिखा हुआ है पार्ट 1 पार्ट 2। आप लोग फॉर्म भर के देख लीजिएगा, ये नोटिफिकेशन देख लीजिए। नोटिफिकेशन में कुछ भी डाउट हो तो आप मुझको इसी वीडियो के नीचे कमेंट कर देना, ठीक है। इंस्टाग्राम, फेसबुक, कहीं पे भी आप मुझको मैसेज कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो आप मेरा।
और इंस्टाग्राम फेसबुक पे ही फॉलो कर लो, वहाँ पे भी आपको वीडियो नोटिफिकेशन मिलती रहती है। मैं डेली वीडियो वहाँ पे भी अपलोड करता हूँ। जैसी वीडियोज़ आपको यहाँ मिलेगी वही आप नीचे शॉर्ट देख सकते हो, सब कुछ देख सकते हो वहाँ पे भी। नोटिफिकेशन मैंने इसीलिए पूरा नोटिफिकेशन दिखा डाला है कि जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं मैं बता देता हूँ। ठीक है, ये देखो सारी चीज़ें यहाँ दे रखी हैं, कौन सा मतलब कैडर है और कौन सा स्टेट है, कौन सी जगह है, तो वो सारी चीज़ें ये देखो यहाँ पे दे रखी हैं। तो आपको कहीं भागने की ज़रूरत नहीं है, आप यहीं पे सही से देखो। ये देखो कौन सी पोस्ट है, किस, ये देखो हवलदार की पोस्ट है CGST में, चंडीगढ़ है स्टेट का, मतलब उसका नाम, स्टेट है CCA, फिर कोड है उसका 11। तो जब आप उसके लिए बाद सिलेक्शन के बाद जब फॉर्म भरोगे ना, अपना पोस्ट प्रेफरेंस डालोगे, तो ये सब आपको मिली, यही सब ज़रूरत पड़ेगा। इसके लिए कोई अलग से नहीं बताना पड़ेगा कि ये डालो, ये देखो सब कुछ लिखा हुआ है, आप सही से देखोगे तो आपको सब कुछ मिलेगा यहीं पर। ये देखो वैकेंसीज दे रखी हैं, अनरिजर्व मतलब जनरल, SC ST OBC EWS हर जगह की दे रखी है। ठीक है, तो ये देखो टोटल जनरल की 1551 है। ठीक है, हवलदार या जिसकी भी आप देख रहे हो तो आप सही से देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे नोटिफिकेशन में। आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम हो रही हो तो मुझको मैसेज कर दो, फेसबुक इंस्टाग्राम कहीं पे भी आप पूछ सकते हो कोई भी क्वेश्चन, या आपको कोई डाउट है, क्वेश्चन है, तो आप मुझको भेज सकते हो। जब आप यूट्यूब पे सर्च करोगे स्टडी विद अलकेश नाम से, ठीक है, तो ये देखिए मेरा ही चैनल आएगा स्टडी विद अलकेश नाम से। यहाँ पे क्या है, आपको सारी वीडियोस मिल जाएगी कंप्यूटर, मैथ और रीजनिंग की। ये देखिए मैंने सारी प्लेलिस्ट बना के रखी हुई है। स्लॉगिज्म है रीजनिंग के लिए, ये रेलवे की सीरीज़ है। ठीक है, उसके क्वेश्चन है, मैं डेली एक क्वेश्चन सॉल्व कराता हूँ। ये SSC के लिए सीरीज है, इसके एक क्वेश्चन मैं डेली डालता रहता हूँ। और ये आपका सिंप्लीफिकेशन एंड कैलकुलेशन है, यहाँ पे क्यूब रूट कैसे निकाला जाता है उसके मैंने क्वेश्चन कराए हुए हैं, स्क्वायर रूट है। आप लोग जाके एक बार विजिट कर सकते हो चैनल को, और मुझे भरोसा है कि आपको समझ में आएगा। आप एक बार जाके देखिए, और यहाँ पे आप क्लिक करिए, जो मोर का ऑप्शन है यहाँ पे जाके आप देख सकते हो मैंने सारे लिंक दे रखे हैं, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक, यूट्यूब चैनल। तो आप क्लिक करके डायरेक्ट जा सकते हो चैनल पे मेरे। और आप इंस्टाग्राम फेसबुक पे इन पे मुझको फॉलो करोगे तो वहाँ पे भी आपको वीडियोस मिलती रहती है डेली। और टेलीग्राम पे सारे नोटिफिकेशन आते रहते हैं, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। और अगर आपको शॉर्ट वीडियोस देखनी है, इस चैनल पे मेरे स्टडी विद अलकेश नाम का जो चैनल है, इस पर मेरे लॉन्ग वीडियोस मिलते हैं, और जो शॉर्ट वीडियोस हैं मेरा दूसरा चैनल है, तो इसको भी आप फॉलो कर सकते हो। इस पर मेरे सारे शॉर्ट वीडियोज़ हैं, तो मैं इस पर शॉर्ट वीडियो डालता रहता हूँ। आप जाके इस पर शॉर्ट वीडियोज़ मेरे देख सकते हो। और अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप मुझको मैसेज कर सकते हो कहीं पे भी, और कमेंट कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो। अगर आपको वीडियो नहीं पसंद आ रही है तब भी आप बताओ कि वीडियो में क्या नहीं पसंद आ रहा है। और ज़रूरी नहीं कि आप वीडियो को लाइक ही करो, आप डिसलाइक करो अगर नहीं समझ में आ रहा है तो। चलिए मैं और इसकी वीडियोस और लाऊंगा नोटिफिकेशन के लिए, और पूरे वीडियोस भी बनाऊंगा कि फॉर्म आपको कैसे फिलअप करना है।